आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज के विषय में हम आधुनिक इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में चर्चा करेंगे, मॉडर्न हिस्टोग्राफी ट्रेंड्स के बारे में। और इस आधुनिक इतिहास लेखन में विशेषकर हम देखेंगे बार्थोल्ड नीबुर के बारे में चर्चा करेंगे, बार्थोल्ड नीबुर का इतिहास लेखन का दृष्टिकोण, और इसके साथ ही साथ हम लियोपोल्ड वॉन राके के बारे में भी इस इतिहास लेखन में बताएंगे। अब आधुनिक इतिहास लेखन की पद्धतियों पे जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इस आधुनिक इतिहास लेखन की पद्धतियों में हम देखेंगे किस प्रकार से पॉजिटिविस्ट ट्रेंड्स को अपनाया गया, प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया, और इस प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए इतिहास लेखन के वैज्ञानिक स्वतंत्र विज्ञान की विचारधारा का प्रयोग करते हुए इस पे एक प्रकार से वैज्ञानिक दार्शनिक विचारधारा के अंतर्गत इतिहास लेखन के नवीन सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए इतिहास की व्याख्या या इतिहास लेखन का दृष्टिकोण अपनाया गया। अब हमें यहां देखना आवश्यक हो जाएगा ये कि आधुनिक इतिहास लेखन की पद्धतियों में जो कि 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हो रहा है, जो स्वतंत्र विज्ञान की अवधारणा पर आधारित इतिहास लेखन था, तो इस इतिहास लेखन से पहले ऐसी क्या भ्रांतियां या कमियां आ गई थी जिस वजह से हमें इस आधुनिक इतिहास लेखन की विचारधारा को अपनाना पड़ा। तब हम देखते हैं कि इससे पहले आप देख रहे होंगे कि एनलाइटमेंट, ज्ञानोदय का प्रभाव, और हम देखते हैं स्वच्छंदवादी विचारधारा जिसमें हम एक प्रकार से स्वतंत्र इतिहास लेखन का दृष्टिकोण देखने लगे थे। राष्ट्रीय चरित्र और मानव व्यवहार या मानव के दृष्टिकोण में जो मानव के आचार व्यवहार और उनकी संस्थाओं में और स्वतंत्र और राष्ट्रीय चरित्र का जो निर्माण हो रहा है उस पर ज्यादा ध्यान आकर्षण किया गया। और स्वच्छंदवादी दृष्टिकोण में आप जानते होंगे कि एक डार्क एज अंधकार युग की तरफ हम फिर से अग्रसर होने लगे थे। तो ये इन इतिहास लेखन में जो 18वीं शताब्दी के दौर में हर्डर तक के इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में, रूसो और हर्डर के और विको के इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में वह इतिहास लेखन में कुछ कमियां दिखाई देने लगी थी। उन कमियों को ध्यान में रखते हुए हमने इस 18वीं शताब्दी के दौर और 19वीं शताब्दी में, विशेषकर 19वीं शताब्दी में बार्थोल्ड नीबुर के इतिहास लेखन के दृष्टिकोण को और इसके साथ साथ रेके, जिससे हम लियोपोल्ड वॉन रेके के इतिहास लेखन, और साथ ही साथ बर्लिन रेवोल्यूशन, बर्लिन क्रांति के नाम से जो बर्लिन विश्वविद्यालय से प्रारंभ हुई थी, उनके सेमिनार के माध्यम से उसके दृष्टिकोण में इस 19वीं शताब्दी के इतिहास लेखन की वैज्ञानिक अवधारणा के अनुरूप हम इस इतिहास लेखन को रख सकते हैं। अभी हमने बताया कि मॉडर्न हिस्टोग्राफिक ट्रेंड में जो 18वीं शताब्दी से पहले, हम 18वीं शताब्दी से पहले की अगर चर्चा करते हैं तो उसमें कुछ कमियां आ गई थी। और वो कमियां किस प्रकार से थी जिसमें हमने 19वीं शताब्दी के दौर में इतिहास लेखन का एक नवीन वैज्ञानिक स्वतंत्र विज्ञान की अवधारणा के दृष्टिकोण में इतिहास का प्रारंभ किए। उन कमियों को हम जब देखते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ द आइडिया ऑफ चेंज थ्रू टाइम, बहुत सारे ऐसे दृष्टिकोण में इग्नोर किया गया, जैसे कि हम कह सकते हैं नवीन आइडिया या नवीन वैचारिक दृष्टिकोण सिद्धांतों को उन्होंने इग्नोर किया गया। और वो एक प्रकार से जो समय के साथ परिवर्तन होता है, हम ये देखेंगे कि इतिहास लेखन को काल विशेष समय के अनुरूप इतिहास की व्याख्या करनी चाहिए, बल्कि यह नहीं देखना चाहिए उसे वर्तमान दृष्टिकोण में या अतीत के अन्य दृष्टिकोण में या अन्य सिद्धांतों के अनुरूप व्याख्या करें, बल्कि उसकी व्याख्या उस काल विशेष परिस्थिति के अनुसार करनी चाहिए। तो इसका यहाँ पर इग्नोर किया गया। अब हम जैसे ये कह सकते हैं 18वीं शताब्दी के इतिहास लेखन का जब दृष्टिकोण प्रारंभ होता है जिसमें राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय भावना, मानव स्वभाव, मानव चरित्र की व्याख्या जो हर्डर के समय में प्रारंभ होने लगी थी और विको के समय में जो प्रारंभ की गई थी, तो उन दृष्टिकोण में हम जब देखते हैं इतिहास लेखन की तो उन व्याख्या में यह एक प्रकार से कमी दिखाई देती है कि अतीत का वर्णन किस प्रकार से करना चाहिए, एक सतत गतिमान प्रक्रिया के अनुसार करना चाहिए या अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो उन्होंने नवीन वर्तमान से अतीत की तरफ देखने की कोशिश की, वह दृष्टिकोण अपनाया। अब यहां पर जो हम आधुनिक इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में हमने कहा कि एक नवीन विज्ञान की दृष्टिकोण होना चाहिए, तो उस दृष्टिकोण में इतिहास की व्याख्या उस काल विशेष परिस्थिति के अनुसार की जानी चाहिए जिस काल में वो इतिहास की घटना घटित हो रही है। तो इसका इग्नोरेंस किया गया था समय के अनुरूप। अब हमें नए दृष्टिकोण में समय के अनुरूप इतिहास की व्याख्या
का विचार अपनाना पड़ेगा। तो हम पहले दृष्टिकोण में ये देखते हैं कि 18वीं शताब्दी से पहले इस प्रकार का यह स्वच्छंदवादी दृष्टिकोण अपनाया जा रहा था। दूसरा हम कह सकते हैं नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द प्राइमरी सोर्सेस। अब यहां पर हमने और भी देखा होगा, जैसे बीको का इतिहास लेखन, हार्डर के इतिहास लेखन में और रूसो के इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में जब अपने इतिहास लेखन की जो दार्शनिक व्याख्या का प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने मध्यकाल के इतिहास लेखन की व्याख्या की या अतीत काल के इतिहास लेखन की वो व्याख्या कर रहे थे। तो वहां पर एक जो प्राइमरी सोर्सेस उन्हें होना चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए, तो उसके अनुरूप इतिहास लिखना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा था, एक प्रकार से यदि किसी भी इतिहासकार, जिससे हम कह सकते हैं हेरोडोटस या थुसिडाइडस के इतिहास लेखन के दृष्टिकोण को ना अपनाते हुए या उनके प्राइमरी सोर्सेस को ना अपनाते हुए उनके सेकेंडरी सोर्सेस को, जिसमें हम कह सकते हैं टैसिटस का इतिहास लेखन या अन्य इतिहास लेखन, जिससे लिब्बी महोदय का इतिहास लेखन और हार्डर के इतिहास लेखन या किसी भी अन्य इतिहासकारों के जो पुस्तकों का अध्ययन है उनके माध्यम से इतिहास लेखन का प्रयोग किया जा रहा था। दूसरे दृष्टिकोण में हम देखते हैं, अगर लिबी महोदय ने कोई भी इतिहास की पुस्तक लिखी है या टैसिटस ने कोई भी इतिहास की पुस्तक लिखी है, इन्होंने अगर प्राइमरी सोर्सेस का प्रयोग किया है, प्राइमरी सोर्सेस का, तो उस प्राइमरी सोर्सेस का प्रयोग अन्य इतिहासकारों ने, हार्डर ने प्रयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने लिबी के इतिहास लेखन को उन्होंने प्रारंभिक स्वरूप में देखकर उसकी व्याख्या करना प्रारंभ कर दिया। हार्डर के इतिहास लेखन की व्याख्या जब देखते हैं कि उन्होंने रोम का इतिहास लिखा या अन्य इतिहास का दृष्टिकोण अपनाया, तो उन्होंने उन्हीं सोर्सेस का प्रयोग किया जो उस प्रकार के इतिहासकारों ने अपने प्रस्तुतिकरण कर दिया था। इसकी कमी एक प्रकार से यह भी देखी जा सकती है कि उस प्रकार की संस्थाओं में उन्हें उपलब्धता नहीं मिल पा रही थी, उन इतिहास लेखकों के दस्तावेज नहीं प्राप्त हो पा रहे थे, इस कारण से यह कमी भी दिखाई देती है। लेकिन यहां पर हम इस कमी को इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं कि इस 18वीं शताब्दी के दौर में इतिहास लेखन का जो दौर प्रारंभ हुआ था उस पे इस प्रकार के प्राइमरी सोर्सेस को इग्नोरेंस किया गया था। इसलिए हम कह सकते हैं प्राइमरी सोर्सेस का बहुत ही महत्व है, उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, जो कि 19वीं शताब्दी या आधुनिक इतिहास लेखन में इस प्रकार की व्याख्याएं प्रस्तुत की गई थी। तीसरे दृष्टिकोण में देखते हैं नॉट एक्सेप्टेड मेथोडोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। अब हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे सिद्धांत जो आधुनिक दृष्टिकोण में वैज्ञानिक क्रांति के पश्चात या नवीन दृष्टिकोण में अपनाए जा रहे थे, उनको वह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, जो कि 18वीं शताब्दी से पहले के इतिहास लेखन, जिसमें हम स्वच्छंदवादी इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में कहें या वैज्ञानिक इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में कहें या अन्य इतिहासकारों में जनमानववादी इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में कहते हैं, तो इस प्रकार की व्याख्याओं को जो नए सिद्धांत प्रतिपादित किए जा रहे थे उनको वह एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इसलिए हम नवीन दृष्टिकोण में नए सिद्धांतों की व्याख्या यहां पर, जो कि वार्थोल्ड नीबूर और रेके के इतिहास लेखन में देख सकते हैं। तीसरे हम देख सकते हैं चौथे दृष्टिकोण में लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टडी ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास लेखन का अध्ययन का कार्य किया जा रहा था, तो उसमें बहुत सारे ऐसे संगठन थे, उसमें संगठनात्मक जो भूमिका थी उसमें कमी दिखाई दे रही थी। हम एक प्रकार से कह सकते हैं इतिहासकारों का एक ऐसा या बुद्धिवादी वर्गों का या बौद्धिक दृष्टिकोण के विद्वानों का ऐसा वर्ग जो एक दूसरे में ही कमियां निकालने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि उसमें संगठित होकर इतिहास का कार्य करना चाहिए। जैसे कि हम कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल रहे थे इस 18वीं शताब्दी के इतिहास लेखन में, जो कि उस समय या तो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण में या राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण की भूमिका के दृष्टिकोण में या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की भूमिका के दृष्टिकोण में इतिहास लिखा जा रहा था। उन्हीं के दृष्टिकोण में इतिहास लेखन में वो एक ऐसे ग्रुप बन गए थे जो चापलूसों का ग्रुप कहलाता था, जो उनके राजा के या किसी सामंती शासक के दृष्टिकोण में उसी के अधीन इतिहास लेखन, राजशाही इतिहास लेखन लिखा जा रहा था, वो उन्हीं के दृष्टिकोण में कार्य हो रहा था। तो यहां पर हमने इस ऑर्गेनाइजेशन या संगठनात्मक कमी दिखाई दे रही थी, जिससे अगर इतिहास को लिखना है तो उसे सत्यता के करीब जाने के लिए हमें संगठित होकर अपनी विचारधाराओं को रखकर उसे नवीन दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ये इतिहास लेखन का एक दृष्टिकोण होना चाहिए, जो कि इनके इस समय के 18वीं शताब्दी के दौर के इतिहास लेखन में एक कमियां दिखाई दे रही थी और उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए 19वीं शताब्दी के दौर का इतिहास लेखन प्रारंभ होता है। और उस समय 19वीं शताब्दी के दौर में, जो 18वीं 19वीं शताब्दी के दौर में इतिहास लेखन की नवीन
परंपराओं का जो प्रारंभ करते हैं वो एक प्रकार से बार्थोल्ड नीबूर के नाम से जाना जाता है। ये बार्थोल्ड नीबूर और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें इतिहास लेखन में तो हम यहाँ पर कह सकते हैं लियोपोल्ड वॉन राके का भी इतिहास लेखन में बहुत योगदान है। और यहाँ पर बर्लिन क्रांति या बर्लिन रिवोल्यूशन जो रेके के इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में प्रसिद्धि मिलती है, और वो बर्लिन विश्वविद्यालय में बहुत सारे सेमिनार्स, जर्नल्स और इतिहास लेखन की नवीन पद्धतियों की व्याख्या की जाती है। लेकिन इसके प्रारंभिक दौर को शुरू करने वाले जो प्रारंभिक इतिहासकार है बार्थोल्ड नीबूर ही कहलाते हैं, जिन्होंने इतिहास की सत्यता के करीब जाने के लिए स्वतंत्र विज्ञान की अवधारणा का इतिहास लेखन में प्रयोग किया। प्रारंभिक दौर के अगर इनके जीवन के बारे में कहा जाए, डेनमार्क के निवासी थे और प्रारंभिक दौर में इन्होंने अपने पिता से उस समय के जिसमें रोम के इतिहास या अन्य इतिहासकारों के बारे में, अतीत के बारे में वह जानकारी प्राप्त करते हैं और इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में जानकारी प्राप्त करते हैं, ना कि वो कहानी या किंवदंतियों के माध्यम से, बल्कि वास्तविक इतिहास के दृष्टिकोण में इतिहास लेखन का या इतिहास का दृष्टिकोण अपना रहे थे। इनके संबंध में एक बहुत ही उचित बात कही गई है कि यह विद्वान थे और उस विद्वता का परिचय यहाँ पर दिखाई ये देता है कि 10 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने एक इतिहास की पुस्तक लिखी थी इस एज में, जो कि ज्योग्राफी ऑफ अफ्रीका के नाम से कह सकते हैं अफ्रीका का इतिहास के बारे में उन्होंने अपना पहली पुस्तक प्रस्तुत की थी, जो 10 वर्ष में ही उन्होंने लिख दी थी, अपने 10 वर्ष की एज में ही। तो इनकी विद्वता को इसके प्रकार से हम जान सकते हैं। इसके साथ साथ इनके साथ कहा जाता है 20 भाषाओं का उनको ज्ञान था, जो कि प्राचीन भाषाएं थी। भाषाएं, ज्ञान, लिपि और इस प्रकार से इनके बारे में ये भी कहा जाता था। प्रारंभिक दौर में उन्होंने डेनमार्क में उन्होंने सरकारी नौकरी प्राप्त की और डेनमार्क से जब इन्हें पर्सिया में स्थानांतरित कर दिया गया, तब उन्होंने 1810 ईस्वी में इस जॉब से त्यागपत्र दे दिया। ये प्रारंभिक दौर का इतिहास या उनके दृष्टिकोण था। और ये सरकारी जॉब करते हुए बहुत सारे ऐसे सरकारी कार्यों और दस्तावेजों और राजनीतिक गतिविधियों और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों को बारे में वो जान गए थे और बहुत सारे ऐसे दस्तावेजों को उन्होंने प्राप्त कर लिया था, जो कि बहुत सारा ऐसा डेनमार्क है, पर्सिया है और साथ ही साथ रोम के बारे में या उन संस्थाओं के बारे में जो कहीं ना कहीं किसी भी एक देश में प्रभाव डालती है, वह प्रभाव के बारे में वो समझ गए थे। अब इन्होंने एक नया विचार या नया दृष्टिकोण प्रारंभ किया, जो कि बताया कि उन्होंने कहा कि अगर हम रोम के बारे में अध्ययन करें या रोम के इतिहास के लेखन के बारे में अध्ययन करें, तो रोम के दृष्टिकोण में या उनके अतीत के दृष्टिकोण में हमें वह दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा जो कि वहां की राजनीतिक संस्थाओं ने किस प्रकार से प्रभावित किया, वहां के संगठन ने किस प्रकार से प्रभावित किया, किसानों ने कृषि कार्यों ने या किसानों के संगठन ने किस प्रकार से उस देश की सत्ता को प्रभावित किया, और बहुत सारे ऐसे उच्च वर्ग, सर्वश्रेष्ठ वर्ग और निम्न वर्ग के एक दूसरे में द्वंद्ववाद के स्वरूप में किस प्रकार से उन्होंने प्रभावित किया उस देश के इतिहास को। तो हम कह सकते हैं राष्ट्रीय देश, राष्ट्रीय चरित्र या बहुत सारे दृष्टिकोण को वहां अपनाने की बात कहते हैं। और इसके साथ ही एक बात और कहते हैं कि हमें किसी एक व्यक्ति पर, किसी एक संस्था पर, किसी एक राष्ट्रीय चरित्र पर, किसी एक राष्ट्रीय व्यक्ति की भूमिका पर, या हम कह सकते हैं किसी एक विशेष व्यक्ति पर या विशेष कार्य पर हम ये नहीं कह सकते इसका इतिहास को उसी ने प्रभावित किया है, बल्कि हमें इतिहास में सम्मिलित स्वरूप में पूरे दृष्टिकोण में इतिहास की व्याख्या करनी चाहिए, जिससे हम सार्वभौमिक दृष्टिकोण अपना सके इतिहास लेखन में। तो इनके दृष्टिकोण में एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण अपनाने की बात कही गई थी कि सभी दृष्टिकोण में इतिहास में सत्यता के करीब जाना चाहिए। हमने बताया था अभी, पर्सिया में कार्य करते हुए नौकरी करने के पश्चात 1810 में जब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, उसी समय बर्लिन विश्वविद्यालय में इन्हें एक व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया, बर्लिन विश्वविद्यालय में।
और संभाषण या व्याख्यान के लिए या लेक्चर के लिए आमंत्रित किया गया। अब वह लेक्चर एक प्रकार से 3 भागों में प्रस्तुतिकरण किया गया था। पहला भाग उसका रोमन हिस्ट्री के संबंध में था और इस पहले भाग को 2 भागों में प्रस्तुत किया गया था कि रोमन हिस्ट्री के प्राथमिक और द्वितीयक, मतलब उनके जो भाषण हो रहे थे तो उन भाषणों में पहले स्रोत में रोमन के अतीत के इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उनके किस प्रकार से संगठनात्मक स्वरूप का प्रकार था और रोमन के जो विकास हो रहा है किस प्रकार से प्रभावित कर रही हैं अन्य संस्थाएं और उसके पतन के बारे में उस पर उन्होंने भाषण प्रस्तुत किया। ये 2 भागों में प्रस्तुत किया था। तीसरे भाग के रूप में जो प्रथम लेक्चर उन्होंने फर्स्ट सेकेंड दृष्टिकोण में अपनाया था और सेकेंड जो कि रोमन एंटीक्विटी के बारे में, एंटीक्विटीज जिसे हम रोमन आर्कियोलॉजी के संबंध में भी कह सकते हैं, आर्कियोलॉजी। दूसरे दृष्टिकोण में उन्होंने रोमन आर्कियोलॉजी या रोमन एंटीक्विटीज के बारे में इतिहास लेखन की बहुत सारे ऐसी सैद्धांतिक पद्धतियों को प्रयोग करने की व्याख्या की जो कि उनकी उनकी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ रोम के नाम से प्रसिद्ध होती है, जो इनके 3 भाषणों के रूप में प्रस्तुतिकरण किया गया था। यहाँ पर इतिहास लेखन के नवीन सिद्धांतों की व्याख्या इस दृष्टिकोण में की गई थी और इतिहास हिस्ट्री ऑफ रोम के इतिहास के बारे में बताया गया था और उस रोम के इतिहास के बारे में किस प्रकार से हमें प्राचीन वस्तुओं के माध्यम से इतिहास लिखा जाना चाहिए, इस प्रकार की उनका दृष्टिकोण अपनाया जा रहा था। अभी हमने बताया था इनके संबंध में एक चर्चा किए थे कि 20 भाषाओं के इनको ज्ञान था और 20 भाषाओं के ज्ञान के लिए उन्होंने जो अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो रोम के इतिहास के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे दस्तावेजों को जो कि वहां के इतिहास को प्रभावित कर रहे थे उसके बारे में बताया जाता है। इसमें कहा जाता है कि उन्होंने जो कि एनालिसिस करने की एक प्रक्रिया के बारे में बताया था, एनालिसिस जिसे हम कह सकते हैं मूल्यांकन करना या विश्लेषण करना, इस विश्लेषण की एक प्रक्रिया के बारे में बताया था और उस विश्लेषण की प्रक्रिया में जब रोम का वो इतिहास लिख रहे थे और उन सिद्धांतों का प्रयोग कर रहे थे तो इन सिद्धांतों में उन्होंने होमर की कविताओं के बारे में चर्चा की कि किस प्रकार से होमर की जो ग्रंथ हैं और उनकी कविताएं हैं उसको एक शब्द कार्मीना, जिसे हम रोम के शब्दों में कहा जाए या प्राचीन भाषा में कहा जाए, कार्मीना को लोकगीत भी कहा जाता है। उन लोकगीतों में रोम के इतिहास जो उनके एंटीक्विटीज और प्राचीन भाषाओं में छुपा हुआ था, वैसे भी उन्होंने बताया था 20 भाषाओं की ज्ञान था, उसके माध्यम से उन्होंने रोम का इतिहास लिखा और इसके पश्चात उन्होंने उन लोकगीतों में इतिहास को खोजने की कोशिश की जो वास्तविक इतिहास था, जिसे हम प्राथमिक इतिहास के दृष्टिकोण में प्राइमरी सोर्सेस के रूप में देख सकते हैं। इसके साथ ही जब 2 तरह के सिद्धांतों की जब बात कर रहे थे कि एनालिसिस किस प्रकार से किया जाना चाहिए या हम कह सकते हैं एनालिसिस की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। एनालिसिस जैसे कि हम किसी भी तथ्य का विश्लेषण अगर हम करते हैं तो उस विश्लेषण की प्रक्रिया किस प्रकार से होनी चाहिए, तो उन्होंने 2 प्रकार से विश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में बताया था और इसके बारे में उन्होंने बताया था कि पहली चीजें होती हैं एक्सटर्नल क्रिटिसाइज, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म और इसमें फिर टेक्सचुअल क्रिटिसाइज करके हमें इतिहास को देखना चाहिए। तो इसके बारे में बताया कि इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसाइज किस प्रकार से करना चाहिए और इन इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसाइज में किस प्रकार से हमें देखना चाहिए। एक्सटर्नल के लिए उन्होंने बताया कि हमें एक प्रकार से एक ऐसी अवधारणा बनानी चाहिए जिसपे किस प्रकार से अन्य इतिहासकारों ने या अन्य व्याख्याताओं ने या विद्वानों ने किस प्रकार से किसी भी एक सिद्धांत को या एक लेखन को अपने रूप में प्रस्तुत किया है और इसके साथ साथ उसकी सत्यता के करीब जाने के लिए टेक्सचुअल, मतलब हम कह सकते हैं कि लिखित दस्तावेज के माध्यम से
किस प्रकार से फैक्ट मिलते हैं, तो उस फैक्ट के अकॉर्डिंग हम उसका एक प्रकार से विश्लेषण करना चाहिए और आलोचना करनी चाहिए। तो एक बाह्य आलोचना के संबंध में, एक्सटर्नल को बाह्य आलोचना के संबंध में कह सकते हैं। और बाह्य आलोचना क्या होती है, जिसमें हम कोई भी व्यक्ति या विद्वान किस प्रकार से उसकी आलोचना करता है और उसके साथ साथ हम लिखित दस्तावेजों के साथ आलोचना कर सकते हैं। ये विश्लेषण की एक प्रक्रिया है। और दूसरे विश्लेषण की प्रक्रिया में उन्होंने इंटरनल क्रिटिसिज्म की बात कही। इसे इंटरनल क्रिटिसिज्म के रूप में हम देखते हैं आंतरिक आलोचना का जो स्वरूप दिखाई देता है। इसके बारे में भी फैक्ट के एनालिसिस के लिए उन्होंने तथ्य और कथन की व्याख्या के ऊपर ध्यान देने की बात कही। तथ्य और कथन की व्याख्या। हम यहां पर देखते हैं कि तथ्य क्या कहते हैं, फैक्ट, और उसकी व्याख्या क्या होती है। इसके लिए हम इस प्रकार से कह सकते हैं, कोई भी एक राजनीतिक या कोई भी एक महान पुरुष ने किस प्रकार की व्याख्या को प्रस्तुत किया। जैसे उन्होंने किसी भी एक कथन के लिए कह दिया और उसकी फैक्ट की जांच करनी, हमें उसकी फैक्ट के लिए, फैक्ट मतलब सत्य तक करीब जाने के लिए उसके फैक्ट को खोजना चाहिए। इसके लिए उन्होंने फिलोलॉजिकल क्रिटिसिज्म की चर्चा हुई। फिलोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, जिसे हम कह सकते हैं दार्शनिक आलोचनात्मक मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाना। इस विधि के माध्यम से यह कहा गया कि यदि किसी दार्शनिक व्यक्ति ने, जैसे हम कह सकते हैं हेरोडोटस ने, थ्यूसिडाइडस ने या लिबी महोदय ने कोई भी एक वक्तव्य का प्रस्तुतिकरण कर दिया और उसने कहा कि ये सत्यता की जाने के लिए हमें फैक्ट का एनालिसिस करना चाहिए। फिर हम इसके बाद देखते हैं कि वह वक्तव्य के बारे में वास्तविकता क्या है, फैक्ट में वह चीजें मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, और इसके लिए तथ्यों के लिए हमें बहुत सारे प्राइमरी सोर्सेस का प्रयोग करना चाहिए, तभी हमें इस तरह की व्याख्याएं मिल जाएंगी और उसकी व्याख्या किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण किया गया है। तो इस प्रकार की व्याख्या के संबंध में इतिहास लेखन का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। और फिलोलॉजिकल क्रिटिसिज्म एक प्रकार से एनालिसिस की एक प्रक्रिया थी जो कि इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में अपनाई जाने की बात कही थी, और वैज्ञानिक इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में। इसके साथ ही लिब्बी के इतिहास लेखन की जो पुस्तक थी हिस्ट्री, और उसके बारे में ये चर्चा करते हैं कि इसमें कुछ कमियां थी, जिसके लिए उन्होंने बताया था कि जैसे कि हमने फिलोलॉजिकल क्रिटिसिज्म या एनालिसिस की जो एक्सटर्नल और इंटरनल मेथड्स को अपनाने की बात कहते हैं, तथ्यता के करीब, सत्यता के करीब जाने के लिए तथ्य के माध्यम से, फैक्ट के माध्यम से जाने की बात कहते हैं। उस बात में लिब्बी का जो प्रारंभिक इतिहास होता है दो भागों में बांटा जाए, फर्स्ट पार्ट या सेकेंड पार्ट। तो उन्होंने कहा कि सेकेंड भाग जो उन्होंने हिस्ट्री में लिखा था वो एक प्रकार से प्रारंभिक था, और प्रारंभिक वाला द्वितीय था। वो कि उन्होंने जो उस समय के इतिहास लेखन में उन्होंने जो राजनीतिक दस्तावेज या उनके राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जो वर्णन किया था, वह वर्णन प्राथमिक ना होकर द्वितीय था, और द्वितीय को प्राथमिक स्वरूप में वो बताने की कहा जाता है। और इसके साथ ही लिब्बी के इतिहास लेखन को कहता है कि वो एक प्रकार से कलात्मक इतिहास लेखक था, ना कि विज्ञान। इसमें विज्ञान का कोई ऐसा स्वरूप नहीं दिखाई देता है जो इतिहास लेखन में दिखाई दे। तो एक प्रकार से इतिहास दर्शन या इतिहास लेखन की जो व्याख्याएं थी वो इनके दृष्टिकोण में लिब्बी के इतिहास लेखन में नवीन सिद्धांत या वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के बजाय वो कलात्मक दृष्टिकोण की वह बात कहता है। अब हम देखते हैं कि इतिहास लेखन में जो हम देखते हैं बार्थोल्ड निबूर के इतिहास लेखन का वास्तविक दृष्टिकोण और सिद्धांतों का प्रयोग किस प्रकार से किया गया, उसके सिद्धांत किस प्रकार से प्रासंगिक थे। तो बर्लिन विश्वविद्यालय में जो संभाषण उन्होंने दिया था प्रारंभिक दौर में, वह प्रक्रिया आगे भी चलती रहती है। वो लियोपोल्ड वॉन रेके के इतिहास लेखन में दिखाई अवश्य देगी कि उन्होंने बर्लिन रेवोल्यूशन या बर्लिन क्रांति के नाम से उस बर्लिन विश्वविद्यालय से ही प्रारंभ करते हुए विद्वानों को बहुत सारे ऐसे मेथड्स जो कि बार्थोल्ड निबूर ने प्रारंभ किए थे और नवीन मेथड्स का उन्होंने रेके ने प्रयोग किया
प्रयोग किया, जो रेकियन पद्धति के नाम से जाना गया। इनके इतिहास लेखन के बारे में अगर हम देखें, बार्थोल्ड नीबुर के इतिहास लेखन के संबंध में, जिसमें कहा जाता है, डिल्थे ने कहा था कि योग्य व्यक्ति का इतिहास लेखन का दृष्टिकोण उसकी योग्यता पर निर्भर करता है। जो बर्लिन विश्वविद्यालय में वही योग्य व्यक्ति भाषण दे सकता है जो उस योग्य व्यक्ति होना चाहिए, जो कि योग्यता इस बार्थोल्ड नीबुर में थी, जो उस प्रकार से सत्यता के करीब जाने के लिए प्राइमरी सोर्सेस को उन्होंने प्रयोग किया था। इसके साथ साथ कॉलिंगवुड ने इतिहास लेखक के दृष्टिकोण में बार्थोल्ड नीबुर को कहा है कि वैज्ञानिक इतिहास लेखन का जो स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसमें प्राइमरी सोर्सेस के ऊपर और साथ ही साथ फैक्ट और दस्तावेज और कालक्रम, किस काल में किस इतिहास को किस दृष्टिकोण में देखना चाहिए, क्योंकि टाइम और समय के अनुरूप इतिहास की व्याख्या करनी चाहिए, ना कि वर्तमान दृष्टिकोण में, बल्कि अतीत में व्याख्या अतीत के दृष्टिकोण में की जानी चाहिए और उसके बारे में भी उसका आलोचनात्मक परीक्षण किया जाना चाहिए। और उस आलोचनात्मक परीक्षण के माध्यम से जो चिकित्सीय पद्धति होती है, चिकित्सा की शल्य चिकित्सा पद्धति, जिसे हम कह सकते हैं ऑपरेशन करते समय एक चिकित्सक किस प्रकार से व्यक्ति की चिकित्सा करता है, उस पर चिकित्सा करता है, उस प्रकार की प्रक्रिया को एक इतिहासकार को उस दस्तावेजों के संबंध में उस फैक्ट के करीब जाने के लिए उस पे उस शल्य चिकित्सा पद्धति का माध्यम अपनाना चाहिए, जो कि बाह्य आलोचना स्वरूप में होनी चाहिए और आंतरिक आलोचनात्मक स्वरूप में होनी चाहिए, और तथ्य के अकॉर्डिंग उसकी व्याख्या जो उसके व्याख्याता या किसी ने उसके बारे में अपने लेक्चर या कथन की दिया गया है, और उस कथन की भी समीक्षा तथ्यों के माध्यम से की जानी चाहिए, और तथ्य फैक्ट हमारे प्राइमरी सोर्सेस के आधार पर आधारित होने चाहिए, जो कि उसके एंटीक्विटीज में, प्राचीन अवशेषों में और पुरातत्व के अवशेषों में प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने बताया था कि जो सामंतशाही इतिहास लेखन का दृष्टिकोण होता है, उसे भी हमें देखना चाहिए कि किस प्रकार से उसने प्रभावित किया किसी भी देश और सत्ता को, और उसका एक स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जो वैज्ञानिक क्रांति 19वीं शताब्दी के दौर में प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार से बार्थोल्ड नीबुर को हम 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर के वैज्ञानिक क्रांति के इतिहास लेखक के एक नवीन व्याख्या और नवीन दृष्टिकोण के इतिहास लेखक के रूप में समझ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस व्याख्यान को या बार्थोल्ड नीबुर के इतिहास लेखन को समझ गए होंगे। इसमें बहुत ही कम वैचारिक दृष्टिकोण या इसके बारे में लिखा गया है, बल्कि इसके इतिहास लेखन की पद्धतियों के आज वर्तमान स्वरूप में प्रयोग तो अवश्य किया जाता है, लेकिन इनके इतिहास लेखन के सिद्धांतों को बहुत ही कम दृष्टिकोण में, जैसे कि अन्य पुस्तकों में लिखा गया है। आज इसको आप इस दृष्टिकोण में बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करिए और उसी दृष्टिकोण में वर्तमान के इतिहास लेखन को खोजने की भी कोशिश कर सकते हैं।